नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इस सदी के नए दशक का ये पहला बसंत है। शांति निकेतन का बसंत उत्सव हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत के खूबसूरत चैप्टर्स में से एक है। पलाश, शिमुल और अशोक के लाल केसरिया रंग में डूबे ऋतुराज की मस्त चाल पूरे बंगाल में एक अजब रंग भरती रही है। लेकिन इस बार के बसंत ऋतु में कई रंग ऐसे भी हैं जो बंगाल की तकदीर की नई तस्वीर बनाने को बेताब हैं। ये रंग है राजनीति के। केसरिया, लाल, हरा, नीला, हर रंग यहाँ राजनीति की एक अलग कहानी लिख रहा है। किसानों को जहाँ अपनी फसल के कटने का इंतजार है, वहीं राजनेताओं को चारों तरफ सत्ता के फलों से लदी चुनावी जमीन दिख रही है। आजादी के बाद से बंगाल का ये पहला चुनाव है जब बीजेपी बतौर विकल्प सत्ता को ललकार रही है। क्या बंगाल में बीजेपी का मिशन पूरा होगा या ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगी? क्या बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को अपनी खोई जमीन वापस मिलेगी? क्या भद्रलोक राजनीति में हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी बिहार का कारनामा दोहरा पाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ बंगाल के लोग ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 24 आज से एक खास सीरीज शुरू कर रहा है। इतिहास गवाह है, बंगाल स्पेशल। इस खास सीरीज में मैं आपको बंगाल के बनने से बटने तक, अंग्रेजों के पैर जमने से लेकर उखड़ने तक की पूरी दास्तां सुनाऊंगी। बंगाल की भूमि में ऐसा क्या था कि वहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का जन्म हुआ? इस सीरीज में मैं ज्ञान, विज्ञान और आंदोलन की इस जमीन के हर उतार चढ़ाव से आपको रूबरू कराऊंगी। साथ ही बंगाल के इतिहास और वर्तमान से जुड़े हर उस पन्ने को पलटूंगी जिसे 2021 के बैटल ऑफ बंगाल से पहले आपको समझना और जानना जरूरी है। अंग्रेजों के आने से पहले तक हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और बंगाल को उस सोने की चिड़िया का दिल। बंगाल की संपन्नता और शोहरत की कहानियां देश ही नहीं, यूरोप के कोने कोने में भी बड़ी दिलचस्पी के साथ कही और सुनी जाती थी। तब का बंगाल आज के पश्चिम बंगाल से 5 गुना बड़ा था। आज का बांग्लादेश भी बंगाल सूबे का हिस्सा हुआ करता था। ढाका की मलमल पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार की तरह था। कृषि से लेकर कारोबार तक चारों ओर खुशहाली थी। हमारे सामने सबसे मुश्किल सवाल था कि आखिर बंगाल की कहानी कहां से शुरू की जाए। महाभारत काल के राजा चित्रसेन से या उस दौर से जब बंगाल सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था, या मध्यकाल के उस बंगाल की जिस पर कई छोटे छोटे स्वतंत्र शासकों की सत्ता रही, या कहानी की शुरुआत उस दौर से की जाए जब बंगाल की जमीन पर पहली बार अंग्रेजों ने कदम रखा। बहुत सोच विचार के बाद हमने बंगाल की कहानी को बैटल ऑफ प्लासी से शुरू करने का फैसला किया। प्लासी की लड़ाई तो महज कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान पर 190 साल तक रहा। बात करीब 263 साल पुरानी है। सूरज आसमान से आग उगल रहा था। उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा था। तब बंगाल के तख्त पर थे 25 साल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। नवाब के सख्त रवैये की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे थे।
सिराजुद्दौला से उसके कई बड़े ओहदेदार नाराज थे। नवाब का दरबार एक तरह से साजिश का अड्डा बन चुका था और अंग्रेज इसका फायदा उठाने के फिराक में थे। 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद से करीब 22 मील दूर प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और नवाब सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने खड़ी थी। कंपनी सेना की कमान कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। नवाब की फौज की तुलना में क्लाइव की फौज बहुत छोटी थी। क्लाइव समझ चुका था कि सीधी लड़ाई में अंग्रेज सैनिक घंटे भर भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। प्लासी की लड़ाई महज कुछ घंटे ही चली। मीर जाफर और उसके साथियों के धोखे की वजह से अंग्रेजों ने नवाब की सेना को हरा दिया। बाद में भागे नवाब को बंदी बनाकर राजधानी मुर्शिदाबाद लाया गया और बड़ी बेरहमी से नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। नवाब को हराने के बाद उन्होंने क्या किया कि बंगाल के जो एक पपेट नवाब को वहां पे बिठा दिया, पर सारी हुकूमत अपने हाथ में ले ली। और हुकूमत हाथ में लेने का मतलब ये था कि पूरा जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, जो पूरी एक आमदनी थी बंगाल राज्य की, वो पूरी जो है अब खजाना जो है इनके तिजोरी में आना शुरू हो गया। द ब्रिटिश कंक्वेस्ट एंड डोमिनियन इन इंडिया नाम की एक किताब है जिसके लेखक हैं सर पेंड्रल मून। इस किताब में प्लासी की लड़ाई का जिक्र करते हुए लिखा है, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव जब मुर्शिदाबाद पहुंचा तो मीर जाफर ने शहर के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत किया। दोनों साथ साथ शहर में दाखिल हुए। क्लाइव ने ही मीर जाफर को सिंहासन नुमा मसनद पर बिठाया और उसे सैल्यूट किया। इसके बाद क्लाइव ने ऐलान किया कि कंपनी मीर जाफर के शासन में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगी, सिर्फ तिजारती मामलों पर उसकी नजर रहेगी। प्लासी में की लड़ाई के बाद 1757 के बाद की लड़ाई के बाद उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया और फिर बक्सर की लड़ाई के बाद बिहार और उड़ीसा पर भी उनका काबिज हो गए, अवध पर भी उनका असर हो गया। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के हौसले बुलंद हो गए। कंपनी के अफसरों को बंगाल में कमाई का शानदार मौका दिखने लगा। उनके सामने क्लाइव एक हीरो की तरह थे। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल अपनी किताब द एनार्की में लिखते हैं, प्लासी की जीत के बाद क्लाइव को निजी तौर पर 2,34,000 पाउंड के बराबर धन मिलने वाला था। इसके अलावा वो सालाना 27,000 पाउंड की आमदनी वाली जागीर के मालिक भी होने वाले थे। अगर उन्हें ये सारा धन मिल जाता तो सिर्फ 33 साल की उम्र में क्लाइव यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक होने वाले थे। लेकिन वो बहुत तनाव में थे। उन्हें डर सता रहा था कि मीर जाफर कहीं अपने वादे से मुकर न जाए। दोनों एक दूसरे को इस तरह से ताड़ते जैसे दो बड़े लुटेरे लूट के बाद उसका बंटवारा करने के लिए बैठते हैं। मीर जाफर सिर्फ नाम के ही बंगाल के नवाब थे। अंग्रेज अफसरों का दखल लगातार बढ़ रहा था। उनकी लूट खसोट से बंगाल के लोगों की हालत खराब होने लगी। बंगाल की आर्थिक सेहत का जिक्र करते हुए पेंड्रल मून अपनी किताब वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं, मीर जाफर के सैनिकों के घोड़े हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। उन पर सवारी करने वाले उनसे थोड़े ही बेहतर थे। यहाँ तक कि मीर जाफर की सेना के अफसर भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जिस मुर्शिदाबाद की गिनती हिंदुस्तान के अमीर शहरों में होती थी, वही मुर्शिदाबाद प्लासी की लड़ाई के कुछ सालों के भीतर ही एक फटेहाल शहर में तब्दील हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की लूट खसोट से हिंदुस्तान के नवाब और नरेश धीरे धीरे वाकिफ होने लगे थे। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स दिए कारोबार करने लगी। अंग्रेज बिना जिम्मेदारी के नवाब के कामों में रोड़ा अटकाते रहे। इस बीच खराब सेहत का हवाला देते हुए कंपनी के सबसे काबिल अधिकारी लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड लौट गए। इधर कंपनी बहादुरों को खुश करते करते नवाब का खजाना खाली हो चुका था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में तैनात कंपनी बहादुरों का सिर्फ एक ही मकसद था,
ज्यादा से ज्यादा कमाई करना। वे लोग लूट खसोट के नए नए तरीके इजाद करने में जुटे रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को फिर हिंदुस्तान भेज दिया, बंगाल का गवर्नर बना के। वो साल था 1764 का। क्लाइव के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। पहली थी राजनीतिक, जो मुगल बादशाह अवध और बंगाल के नवाब से जुड़ी थी। दूसरी थी प्रशासनिक, जो कंपनी के अफसरों के भ्रष्टाचार से संबंधित थी। कंपनी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के हौसले बुलंद थे। प्लासी की लड़ाई के 7 साल बाद बक्सर में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की साझा सेना का कंपनी की सेना से मुकाबला हुआ। इस लड़ाई में बंगाल, अवध और मुगल शासक तीनों की फौजें मिलकर कंपनी की फौज को हरा नहीं पाई। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी कारोबारी से शासक बन गई। 1765 से मुगलों को अंग्रेज़ों को बंगाल में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर उगा सकते हैं, कर ले सकते हैं। तो और उसके बाद जो भी नवाब बनता है बंगाल का, वो केवल और केवल एक कठपुतली मात्र होता है। तो इस प्रकार से उनका रास्ता साफ होता चला जाता है। बक्सर की लड़ाई में शिकस्त के बाद 1765 में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कंपनी गवर्नर क्लाइव के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इससे कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगान वसूली का अधिकार मिल गया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले ली, यानी जो राइट होता है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो ले लिया। तो वो सोर्स परचेजिंग का उनका इंडिया में ही मिल गया उनको, यानी वो इंडिया से ही कर वसूली करते थे, किसानों से लगान लेते थे और उसी पैसे से अपना सामान खरीदते थे और उसे बेचते थे। और अब आप जो रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो चांदी पहले आती थी वो धीरे धीरे कम होती गई और आपको लगेगा कि ये एक ऐसा व्यापार है कि एक्सपोर्ट तो बहुत हो रहा है लेकिन इंपोर्ट नहीं हो रहा है। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का इलाका लेकर मुगल शासक को सौंप दिया। इलाहाबाद अंग्रेजी सेना के संरक्षण में रहने लगा था। क्लाइव ने मुगल शासक को सालाना 26 लाख रुपए के पेंशन देने का वादा किया, लेकिन जल्द ही कंपनी ने इसे भी बंद कर दिया। उन्होंने मजबूर किया जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम के एक फरमान जारी करें जिसमें उनको दीवान बना दिया गया था। दीवान शख्स ऑफिसर को कहते थे जो टैक्स जमा करता था। चुनाचे जो टैक्स जमा करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया रुपया, और बज़ाहिर जो उस वक्त नाजिम था सूबे का उसकी बाकी इंतज़ाम उसके हाथ में रहा, लेकिन असल में फिर जो अंग्रेज़ों ने जिसे इस डबल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और पूरा इंतज़ाम अपने ही हाथ में ले लिया। कंपनी अफसरों में फैला भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्लाइव ने सिविल और फौजी अफसरों के महंगे गिफ्ट लेने पर रोक लगा दी। कारोबारी नीति में बदलाव करते हुए कर्मचारियों में बोनस बांटना शुरू किया। विरोध करने वालों को लंदन की जहाज पर बिठा दिया गया। कोलकाता में बना फोर्ट विलियम हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सत्ता का नया केंद्र बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पहले ही बंगाल में कारोबार और बाजार दोनों पर कब्जा कर लिया था। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार पर भी कब्जा हो गया। अंग्रेज कारोबारी की जगह शासक बन गए। उस दौर में कंपनी के नुमाइंदों ने वहां के कपड़ा, कागज, शराब और चीनी उद्योगों को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजों ने कारोबार से होने वाली आमदनी से आगे बढ़कर अब खेती से होने वाली आमदनी पर टैक्स वसूलने की सोची, जिसके लिए कंपनी बहादुरों ने नए नए फार्मूले आजमाए। वो साल 1760 का था। बंगाल के नवाब अंग्रेजों के इशारे पर
कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। इस दौर में अंग्रेजों ने 24 परगना में खेती से लगान वसूलने की एक नई व्यवस्था बनाई। लगान वसूलने की नीलामी की गई, मतलब एक मुश्त मोटी कमाई का रास्ता निकाला। 1765 से 70 के बीच सालाना ऊंची बोली लगाने वाले जमींदारों की एक नई जमात खड़ी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1764 में लगान वसूली की रकम 81,80,000 रुपए थी, जो 1771 में 2,32,00,000 हो गई। मतलब 7 साल में लगान की दरें करीब 3 गुना हो गई। लगान की ऊंची दर तो थी ही, कंपनी मुलाजिमों और जमींदारों की लूट खसोट ऊपर से थी। बंगाल के सीधे साधे किसानों को इस अत्याचार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। बात 1770 की है। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसने सूबे की 1/3 आबादी को मौत की नींद सुला दिया। एक तरफ तो एक एक्सप्लॉयटेटिव फिस्कल सिस्टम है जो दबाव बनाए रखता है किसानों के ऊपर कर देने के लिए, और दूसरी ओर नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, हार्वेस्ट फेलियर्स हैं, क्रॉप फेलियर है, ड्राउट है और अल्टीमेटली फैमिन है, जिसमें खाने को नहीं मिलता, लोगों को, किसानों को भी नहीं और दूसरे लोगों को भी नहीं, इसलिए कि अनाज होता ही नहीं है। उसकी वजह से रिएक्शन पैदा हुआ। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि अकाल की सबसे बड़ी वजह जमीन का ऊंचा लगान था। जमाखोरी और कालाबाजारी ने इसे और खतरनाक रूप दे दिया। किसानों की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही थी। अंग्रेजों की नीतियों से सिर्फ बंगाल के नवाब और जमींदार ही परेशान नहीं थे, किसान और कारोबारी भी तबाह हो रहे थे। सन्यासी और फकीर भी अंग्रेजों से त्रस्त थे। उत्तर भारत के संत फकीरों की बंगाल जाने की रवायत पुरानी थी, क्योंकि हिंदुस्तान का यह हिस्सा आध्यात्म के लिहाज से बहुत समृद्ध माना जाता है। अंग्रेजों की नई टैक्स प्रणाली का असर साधु संतों पर भी पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर दिया। इसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सन्यास पथ पर निकले साधु जहां भी झोली फैलाते, उन्हें लोग दिल खोलकर दान देते। किसान और जमींदार दोनों अंग्रेजों की टैक्स व्यवस्था से त्राहिमाम कर रहे थे। ऊपर से सन्यासी फकीरों पर भी अंग्रेजों की तिरछी नजर पड़ने लगी। इनसे भी टैक्स वसूला जाने लगा। सन्यासी फकीरों के जत्थों को अंग्रेज लुटेरे समझने लगे और बंगाल में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए दखल को देखते हुए जो कुछ, और फिर जो उनका दखल था वो सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ता चला जा रहा था। इससे पहले जो भी शासक हुए थे, उन्होंने हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो या मूर्ति पूजा या कोई भी इस प्रकार की, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। परंतु अंग्रेज़ों का दखल धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़ता चला जा रहा था। उसके कारण सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ। इस दौर में बंगाल में जबरन धर्मांतरण भी होने लगा। ऐसे में साधु फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू किया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में साधु फकीरों के विद्रोह का जिक्र है। मोहनगिरी और भवानी पाठक ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। आनंद मठ में ही वंदे मातरम का जिक्र हुआ, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का गीत बना। मजनू शाह की अगुवाई में फकीरों ने अंग्रेजों को ललकारा। कुछ वर्षों तक अंग्रेजों के खिलाफ साधु फकीरों का छापामार युद्ध चला। इस दौरान अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर हमला हुआ। जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे कि वो आकर के बस सकते थे, वहाँ कुछ जगहों पे उन्हें कुछ देना नहीं पड़ता था, वहाँ की चीज़ें यूज़ कर सकते थे, चूँकि वो मेंडिकेंट्स थे, उनके पास, आप जानते हैं कि साधु संत सन्यासी, उनके पास कोई अपना पैसा नहीं होता, वो चैरिटी और दूसरे ट्रेडिशनल राइट्स से अपना
गुजारा करते हैं। ये उनके ऊपर प्रहार किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। अकाल की वजह से सन्यासियों को दान मिलना कम हो गया। अंग्रेज भी पूरी ताकत के साथ सन्यासी विद्रोह को कुचलने में लग गए। भले ही ये लड़ाई किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का रास्ता जरूर दिखा दिया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े अफसरों की समझ में आने लगा कि बंगाल में जमे रहना इतना आसान नहीं है। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ज्यादा लगान वसूली के लिए कई प्रयोग कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हां, इससे अंग्रेज अफसर जरूर मालामाल हो रहे थे। साल 1786 सितंबर का महीना लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी के साथ साथ कलकत्ता के फोर्ट विलियम भेजा गया। उनके सामने 3 चुनौतियां थी। पहली, लगान वसूली को दुरुस्त करना, जिससे कंपनी की आमदनी बढ़ाई जा सके। दूसरी, कंपनी अफसरों की भूमिका और जिम्मेदारी तय करने की। तीसरी, इंग्लैंड के लिए कच्चा माल यानी कपास, नील, गन्ना जैसी कैश क्रॉप को बढ़ावा देना। फोर्ट विलियम में बैठे कॉर्नवालिस को भरोसा था कि वो इन चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे। उनकी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री और कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन से केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े फैसले लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। आज की तारीख में हिंदुस्तान में प्रशासन का जो ढांचा खड़ा है, उसकी नींव बहुत हद तक कॉर्नवालिस के दौर में पड़ी। बंगाल में कंपनी राज की जड़ें मजबूत करने के लिए उसने सिफारिश की जगह योग्यता के आधार पर भर्ती शुरू की। कंपनी ने अफसरों के निजी कारोबार करने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, बंगाल में जिलों की संख्या 35 से घटकर 23 कर दी गई। हर जिले के लिए एक ब्रिटिश कलेक्टर और उसके 2 सहायक तैनात किए गए। टैक्स वसूलना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस और जेल की निगरानी की जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंपी गई। जिले में हर 20 मील पर थाना बनाया गया और दारोगा को थाने का इंचार्ज। आज की तारीख में इसी का सुधरा रूप जिला प्रशासन के तौर पर दिखता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया कि अब जो है आप ईस्ट इंडिया कंपनी में सुधार कीजिए। अब तो हम एक कंपनी नहीं, सिर्फ अब एक हुकूमत हम बन गए हैं, तो अब हुकूमत की शक्ल जो है वो थोड़ी अलग होनी चाहिए और वहाँ लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये जो है सिर्फ लुटेरे और एक्सप्लॉइटर नहीं है, ये इनको राज करना भी आता है। तो अब आके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि कंपनी के जो लोग हैं उनमें करप्शन नहीं होना चाहिए, उनको उनकी सैलरीज बढ़ा देनी चाहिए। कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान वसूली की नई व्यवस्था शुरू की, जिसे स्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों को जमीन के मालिक के तौर पर मान्यता दी गई। जमींदार अपने इलाके से भू राजस्व की वसूली का 10 से 11वां हिस्सा कंपनी के पास जमा कराता था, बाकी 1 से 11वां हिस्सा अपने पास रखता था। जमींदार की मौत के बाद जमीन उसके उत्तराधिकारियों के बीच बंट जाती थी। इसी दौर में सूर्यास्त कानून वजूद में आया, जिसके तहत तय तारीख को सूरज डूबने तक लगान नहीं देने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। कॉर्नवालिस इसलिए मशहूर है कि उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी मेजर्स लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बंदोबस्त इस्तमरारी या परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था, वो किया कि ज़मींदारों पर हम लगान मुकर्रर कर दें और वही लगान साल के बाद साल लेते रहें। तो और अब ज़मींदार को अगर किसानों से कम रुपया मिलता है तो ज़मींदार जिम्मेदार है उसकी, अगर उसने नहीं दिया हमें लगान तो हम ज़मीन ले लेंगे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कानून के पीछे कॉर्नवालिस की सोच थी कि इससे कंपनी की स्थायी आमदनी होगी और जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का काम करेगा। लेकिन जल्द इस कानून की खामियां सामने आने लगी।
किसानों और जमींदारों का असंतोष भी सामने आने लगा। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट नाम की एक चीज इंट्रोड्यूस की टैक्स कलेक्शन में, जिसका मतलब ये था कि अब कर जमींदारों से लिया जाएगा। जमींदार इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो अपने छोटे जमींदार और छोटे जमींदार अपने चौधरी और गांव के मुखिया, और गांव के मुखिया और चौधरी अपने किसानों से कर लें। यानी अब डायरेक्ट कांटेक्ट बड़े जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल के बीच हुआ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ऐसे में विकल्प के तौर पर रैयतवारी व्यवस्था को आजमाया गया। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई, लेकिन जल्द ही इसे पूर्वी बंगाल में भी लागू किया गया। इसका मकसद था राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी और रैयतों की सुरक्षा। इस व्यवस्था में रैयतों को भूमि का मालिकाना हक मिला और किसानों को 33% से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम से जो भी फरमान जारी हो रहा था, उसका असर बंगाल से होते हुए पूरे हिंदुस्तान पर पड़ रहा था। एक तरह से फोर्ट विलियम हिंदुस्तान में सत्ता का सबसे ताकतवर केंद्र बन चुका था। वहां बैठे गवर्नर जनरल के फैसलों को नकारने की हिम्मत दिल्ली के लाल किला में बैठे मुगल बादशाह तक में नहीं थी। अंग्रेज और अंग्रेजियत का असर बंगाल के समाज पर भी साफ साफ दिखने लगा था। आज बस इतना ही। इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल के सीरीज में कल आपको बताएंगे बंगाल के भद्रलोक का अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।